zero, keep down. Hello friends, welcome to my channel Shankar Sir's Humanities. The today's topic is power sharing, the first chapter of social science of 10th. Okay, in this video we will understand what is power sharing and what are the power sharing arrangements throughout the world, and we will also discuss in this chapter the two case studies, that is what is the situation in Sri Lanka as well as the situation in Belgium. चलिए शुरू करते हैं. What is power sharing? Now power sharing means the division of power or the sharing of power between different sections of the society. जो सोसाइटी में हमारा अलग अलग सेक्शंस है, इनके बीच में पावर कैसे डिवाइड है, वो होता है पावर शेयरिंग. आप एक मार्क के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मींस शेयरिंग ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सोसाइटी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. हमें पावर शेयरिंग क्यों चाहिए? पावर शेयरिंग का बेनिफिट क्या है? द मेजर बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग इज it will establish peace and order in the society. If one section will be given more power in comparison to other section, then there will be a conflict in the society. Hence there must be a equitable power sharing in the society. मान लो पावर सभी को मिलेगा, आपका हिस्सा आपको मिल रहा है, फिर झगड़े का चांसेस नहीं है. तो इसलिए आप ध्यान से समझेंगे what is power sharing. Now power sharing is the sharing of power between different sections of a society. Next question is why power sharing is desirable. हमें पावर शेयरिंग क्यों चाहिए? ना पहला चीज ये है, पहले पॉइंट आप लिखेंगे पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट विल क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर, इट विल एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी सो दैट देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, यह पहला रीजन पावर शेयरिंग हमें क्यों चाहिए. दूसरा, और क्यों पावर शेयरिंग चाहिए? ना पावर शेयरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड to establish democracy. In a democracy, everyone should be given equal opportunity, everyone should be given equal importance, everyone has equal right. Hence there is a requirement of power sharing. If there will be no sharing of power between different sections, it means that some sections are enjoying more power in comparison to other. It will violate the basic principle of democracy. Hence power sharing is desirable. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या केस स्टडी था, क्या प्रॉब्लम्स था या क्या सिचुएशन था बेल्जियम में, क्या सिचुएशन था श्रीलंका में. फिर हम डिस्कस करेंगे बेल्जियम में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा और श्रीलंका की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा और कौन सा मेथड सही है. ओके, ये सारे बात हम डिस्कस करेंगे. पहला ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन इन बेल्जियम एंड सिचुएशन इन श्रीलंका. ओके, पहले हम देखते हैं सिचुएशन इन बेल्जियम. मैं आपको सिंपली बताया हूं, तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम कहां है? यूरोप में है. एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, यूरोप में होता है बेल्जियम. तो बेल्जियम जो है उसमें चार कंट्री उसका नेबरिंग में आते हैं. हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे, तो चार कंट्री उसका नेबरिंग में आते हैं. कौन कौन चार कंट्री आते हैं उसका नेबरिंग में? पहला है आपका फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये चारों कंट्री उसका चारों तरफ होते हैं. ठीक है, किसका? बेल्जियम का. उसके बाद इसका सोशल कंपोजिशन देखते हैं. सोशल कंपोजिशन का मतलब उसका जो सोसाइटी है उसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, या इसका जो सोसाइटी है उसमें कैसे कैसे एथनिक ग्रुप का लोग रहते हैं. मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये सारे जो टर्म्स में यूज करो. एथनिक का मतलब क्या होता है, आपका मेजोरिटेरियनिज्म वर्ड यूज करेंगे तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगा. आप ये पहला वीडियो है, आप मेरा सारे वीडियो को दिखेंगे तो आपको एसएसटी में 100 अप टू आप 100 रख सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो मैं बोला आपको फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ये चार कंट्री बेल्जियम के चारों तरफ होते हैं. फिर आगे चलते हैं. मैं बोला आपको एथनिक कंपोजिशन ऑफ, वी विल डिस्कस नेक्स्ट ऑफ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. ओके, उससे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मान लो आप न्यू कमर्स हैं और आपको दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
को बेनिफिट हो सके हमारा ये वीडियो से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसा एक चैनल है जो बहुत बढ़िया हमें एक्सप्लेन कराते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए तो आपको सारी चीज समझ में आएगा। आप 2 मिनट में फिर भाग जाएंगे तो फिर आपका जो कंसेप्ट अभी समझ में आया वो भी आपका चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको बोलूं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा था? सिंपल सी बात है, बेल्जियम में 59% लोग, पूरा बेल्जियम को हम मान लो हम 100% ले लेते हैं, उसका 59% लोग रहते हैं जो बोलते हैं फ्लेमिश रीजन में वो रहते हैं और वो बोलते हैं डच। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि 59% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स Dutch language, and 40% of the population lives in Wallonia region and speaks French language. And you also remember that these French people are rich and influential in comparison to Dutch people. जो फ्रेंच पीपल है वो थोड़ा एडवांस्ड है, वो रिच है और इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू डच पीपल। और कितना बच्चा? 1% लोग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। उसका मतलब आपको समझ में आया, बेल्जियम में 2 रीजन है, एक है फ्लेमिश रीजन, दूसरा होता है वैलोनिया रीजन। 2 रीजन में बोला, फ्लेमिश रीजन एंड वालोनिया रीजन। फिर मैं आपको समझाया कि इसमें पहले जो फ्लेमिश रीजन में उसमें लोग बोलते हैं डच, एंड आपको जो वालोनिया रीजन है उसमें बोलते हैं लोग फ्रेंच, और 1% ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं जर्मनी। उसका मतलब जर्मनी में 3 है आपका, हो गया लैंग्वेज, एक हो गया डच, दूसरा हो गया फ्रेंच, तीसरा हो गया आपका जर्मन। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। तो उसका जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। उसका कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच एंड 20% लोग बोलते हैं डच। ठीक है, उसका मतलब ये बात को आपको क्लियर हुआ कि ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर बेल्जियम में ज्यादा लोग बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, 59% लोग बोलते हैं डच। एंड जब हम आ जाते हैं उनका कैपिटल को, ब्रुसेल्स को, ब्रुसेल में 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच और ओनली 20% लोग बोलते हैं यहां डच। तो अभी बात है, तो आप देखो यहां कैसे कंपोजिशन में कैसे प्रॉब्लम है। तो ऑल ओवर कंट्री में किसी का मेजॉरिटी है तो कैपिटल में किसी का मेजॉरिटी है, तो इसीलिए उनके बीच में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मैं आपको बोला फ्रेंच जो थे वो एडवांस थे, फ्रेंच जो थे वो रिच थे, इन्फ्लुएंशियल थे इन कंपैरिजन टू डच। तो अभी हम देखेंगे कैसे बेल्जियम में ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में ये जो सिचुएशन था इसको कैसे सॉल्व किया गया। अब हम दूसरा चीज पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपका श्रीलंका में क्या सिचुएशन था। आपको श्रीलंका के बारे में पता होगा, इसका लोकेशन जो इंडिया है हमारा, इंडिया के नीचे यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है, वो है आपका श्रीलंका। और बिलीव किया जाता है ये जो हमारा तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु से तमिल्स मूव करके ये श्रीलंका, ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है यहाँ रहते हैं। ठीक है, और यहां रहते हैं तमिल्स, और ये नीचे जो पूरा एरिया यहाँ मेजॉरिटी रहते हैं वहां सिंहलास। तो यहाँ का कंपोजिशन, जैसे आप बेल्जियम में डिस्कस करें हम कंपोजिशन कि फ्रेंच एंड डच के बीच में डिवाइड है पूरा कंट्री, ऐसे श्रीलंका में क्या है, 2 कम्युनिटी है, एक है आपका सिंहला कम्युनिटी, दूसरा कम्युनिटी है आपका, बोलो, तमिल्स कम्युनिटी। जो सिंगलाज है वो है मेजॉरिटी में और जो तमिल्स है वो है माइनॉरिटी में। तो सिंगलाज कितने हैं? 74% आर सिंगली, 74% लोग रहते हैं जो सिंगला पीपल रहते हैं, और 18% रहते हैं जो तमिल स्पीकिंग है, तमिल पीपल रहते हैं सिर्फ 18%। जब श्रीलंका सिंगला पीपल रहते हैं 74% एंड तमिल पीपल रहते हैं 18%, और ये 18% की बात करें तो उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 13% होते हैं जो श्रीलंकन तमिल्स और 5% होते हैं जो इंडियन तमिल्स। ओके, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया आपका, 74% आपका हो गया सिंगला, 18% आपका हो गया
तामिल्स। उसके बाद बात क्या है, यहां क्या किया गया है, मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया है। तो इसमें मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, जहां मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर खुद का अथॉरिटी दिखाता है, माइनॉरिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मेरे बात क्लियर? तो हम आगे चलते हैं, कैसे मेजोरिटेरियनिज्म आता है श्रीलंका में और यहां प्रॉब्लम्स क्या है, इसको हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले मेजोरिटेरियनिज्म जो श्रीलंका में है, ये मेजोरिटेरियन वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। यहां ये जो एथनिक, ये वर्ड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। तो देखिए आप, मेजोरिटेरियनिज्म जो है श्रीलंका में, उसमें क्या है, श्रीलंका जो कंट्री है वो बना या इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। इसको भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे भाई, तो वो भी 1948 में, हम 47 में इंडिपेंडेंट हुए, वो 1949 में 48 में इंडिपेंडेंट हुआ, वो चाइना आपका 49 में इंडिपेंडेंट हुआ। इसी पीरियड में सारे कंट्रीज यहाँ एशिया में इंडिपेंडेंट हुए। तो ये कंट्री भी इंडिपेंडेंट हुआ आपका 1948 में। जब 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ ना, 1956 में ये एक लॉ पास करें। मैं लिखा हूं सिंपल, इन 1958 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसके अंदर डिक्लेयर किया गया उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिंगला। ऑब्वियसली तमिल को इनको प्रॉब्लम होगा या नहीं, ऑब्वियसली तमिल को इसको लेकर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने और एक लॉ पास करा जिसमें क्या करा, मैं लिखा हूं, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs। गवर्नमेंट जॉब हो गया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, ये सारे में सिंगला को दिया जाता था मेजॉरिटी। उसके बाद और क्या हुआ, गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करे। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। उसका मतलब बुद्धिज्म को भी वो डिक्लेयर कर दिए उनका नेशनल, उनका जो कंट्री का रिलीजियन। ये सारे जो बातें ये किसके अगेंस्ट में हो रहा है, तमिल्स के अगेंस्ट में हो रहा है। इसलिए तमिल लोग क्या करें, वो एक मूवमेंट शुरू करें कि हमें इक्वल इंपॉर्टेंस दो, लेकिन उनके बात भी सुना नहीं गया। उसके बाद वो क्या करें, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसको बोलते थे LTTE। आप ध्यान रखेंगे, LTTE, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये एक मिलिटेंट ग्रुप था, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, तो ऐसे यहां क्या हो रहा था, LTTE जो है वो मिलिटेंट ग्रुप बनाया, मिलिटेंट ग्रुप बना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ने लगा। लेकिन वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट क्या करा, उनके ऊपर फोर्स यूज करके इनको सप्रेस कर दिया, उनके ऊपर मिलिटरी रूल इंपोज करके उनको दबा दिया गया, उनको सप्रेस कर दिया गया। इन्हें बहुत जो थे आपका तमिल्स, इनको मार दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल लेवल में भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अभी बात आता है, ये आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक है? नॉट, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होता तो ये चीज नहीं होता, तो सभी को इंपॉर्टेंस दिया जाता। मेरी बात क्लियर है? ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ क्या सिचुएशन था बेल्जियम में, क्या सिचुएशन था श्रीलंका में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बस पढ़ेंगे कि आप तो अभी पढ़ लिए कि श्रीलंका में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा। श्रीलंका ने इस सिचुएशन को हैंडल ठीक से नहीं कर पाया, वो क्या करा, मेजोरिटेरियनिज्म यहां ले आए। लेकिन हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा। ओके, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, सी यू।